हाय दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में मस्त होंगे। मैं यशवंत गौरव पूर्वांचल कैरियर क्लासेस पे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जान ही रहे हैं कि हम लोगों ने ये जो पीईटी की श्रृंखला शुरू की है, जो नया बैच लॉन्च किया है आप लोगों के लिए, ये पूर्णतः निःशुल्क है आप लोगों के लिए, जिसमें दिन प्रतिदिन आप लोगों को सब्जेक्ट वाइज वीडियोज मिल रहे हैं हमारे अनुभवी शिक्षकों के द्वारा। और आप लोग देख रहे हैं अभी हम लोग जो ये प्रैक्टिस करा रहे हैं ये तो प्रीवियस ईयर का है। इसके बाद अब बेहतरीन प्रश्न आएंगे। बेहतरीन जो प्रश्न आएंगे वो भी कहीं ना कहीं आए हुए ही प्रश्न रहेंगे, जो चुनिंदा प्रश्न होंगे आप लोगों के लिए। ठीक है, तो चुनिंदा प्रश्नों के लिए आप लोग हमारे साथ बने रहिए। बेहतरीन कंटेंट, बेहतर कंटेंट, बेहतर परिश्रम आप लोगों के लिए सिर्फ हम लोगों के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, तो आइए दोस्त शुरू करते हैं आज की इस श्रृंखला को। देखते हैं आज कैसे कैसे प्रश्न आप लोगों के लिए मिलते हैं। आज तो संख्या में बराबर हैं प्रश्न, जैसे कि आपका फिजिक्स से हो गया 5 क्वेश्चन, केमिस्ट्री से हो गया 5 क्वेश्चन और बायोलॉजी से हो गया 6 क्वेश्चन। इस तरह से करके 16 प्रश्न हैं आज। जो ये 16 प्रश्न हैं आप लोगों के लिए, ये आपके 16 प्रश्न नहीं, मेरे देखने में आप इसे जितने इसके ऑप्शन होंगे, ऑप्शन के साथ जो मैं आगे बताऊंगा, एडिशनल जानकारियां जो दूंगा, वो प्रश्न ही बनते जाते हैं। ठीक है, तो चलिए इस पहले प्रश्न का उत्तर दीजिए आप लोग। आपके स्क्रीन बोर्ड पर प्रश्न आ चुका है, तो चलिए जल्द से जल्द इस प्रश्न का आंसर कीजिए भाई। और देखते हैं कौन सा प्रश्न है भाई, हम भी देख लेते हैं। पहले तो अपनी औपचारिक मात्र जो ये काम होता है उसको तो पूरा कर लें। चलिए वन साइड में हो जाए। हाँ, परमाणु के नासिक नहीं है, लीजिए हमारे महोदय जी, नाभिक है ये। हमारे टाइपर महोदय, टाइपिस्ट महोदय, नाभिक परमाणु के नाभिक में होते हैं। अब देखिए, कोई भी परमाणु जो होता है, किसी भी पदार्थ का सबसे छोटी इकाई, किसी भी पदार्थ की क्या होती है, सबसे छोटी इकाई जो होती है उसे हम लोग परमाणु कहते हैं। किसी तत्व या, तो उल्टा हो गया, लीजिए इसको पहले हटाते हैं और इसे भी सेट कर लेते हैं। हाँ, अब चलते हैं। किसी पदार्थ या परमाणु की सबसे तत्व या तत्व की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है मेरे भाई, मेरे दोस्तों? क्या कहलाती है सबसे छोटी इकाई? सबसे छोटी इकाई को हम लोग परमाणु कहते हैं। परमाणु मतलब परमाणु। इससे ज्यादा किसी पदार्थ के अणु को हम लोग तोड़ नहीं सकते हैं। इसके बाद जो तोड़ते हैं, इससे छोटे प्रोसेस में, इसमें परमाणु में होता क्या है उसको देखते हैं। तो परमाणु, मान लीजिए परमाणु है, परमाणु में आपको मिलेगा नाभिक। परमाणु में क्या मिलेगा? नाभिक। भाई सभी चीजों में नाभिक होता है। जैसे कि आप देखते हैं हमारी बॉडी जो है उसकी इकाई क्या है? कोशिका है। तो उसी तरह से ये जो पदार्थ या तत्व होते हैं, इनकी इकाई क्या है? परमाणु है। परमाणु में भी नाभिक होती है और कोशिका में भी नाभिक होती है। तो ये जो नाभिक है दोस्त, नाभिक के बाहर ये जो कक्ष है, इसमें इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन होते हैं। नाभिक के बाहर, मैंने कहा इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं? नाभिक के बाहर। ये जो कक्ष आपको दिख रहा है, ये जो गोल सा भाग है, ये वाले भाग में, ये वाले भाग में, यानी कि अब इसको मैं पीला कर दूं, ये जो भाग है, ये वाला भाग आपका, अब मैं इसको हरा कर रहा हूं, ये हरा वाला भाग जो है, यहां पर इलेक्ट्रॉन घूमता है। स्वतंत्र रूप से इलेक्ट्रॉन क्या कहता रहता है? घूमता रहता है। घुमक्कड़ इंसान है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कैसा है? इंसान है, घुमक्कड़ इंसान है। हमेशा अपने घर से बाहर रहता है, नाभिक से बाहर रहता है। उसके बाद ये जो भाग है, ये जो नीला वाला भाग है ना दोस्त, इसमें आपके प्रोटॉन कौन होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। कौन होता है? न्यूट्रॉन। ठीक है,
प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन ये होते हैं। अब ये बताइए आपसे पूछा क्या गया है नाभिक में, क्या पूछा गया है नाभिक में होते हैं परमाणु के नाभिक, नाभिक ये हुआ नीला वाला भाग नाभिक हुआ, नाभिक में ये जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन है, ये उपस्थित पदार्थ हैं, ये जो परमाणु के अंग हैं भाग हैं, ये कौन है एक तो प्रोटॉन है दूसरा क्या है न्यूट्रॉन है। ऑप्शन आप देखिए ये ऑप्शन में जहां भी मिल जाए वही आपका उत्तर हो जाएगा। तो आपने समझ लिया कि एक परमाणु में, परमाणु तो वैसे भी पदार्थ की सबसे छोटी इकाई है लेकिन उसके अंदर कौन होते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इन तीनों की खोज की बात कर दें अगर तो इसे हम लोग कहते हैं ईटा पर नाचे। मैंने एक बार और भी बताया है ईटा पर नाचे, ये बहुत पहले आपको बता दिया जाता है कि ईटा पर नाचे। ई का मतलब इलेक्ट्रॉन हो गया, ई का मतलब क्या हो गया इलेक्ट्रॉन, और टा का मतलब थॉमसन हो गया। थॉमसन या थॉमसन भी इनका नाम कहा जाता है, थॉमसन या थॉमसन नाम कहा जाता है। पर का मतलब हो गया पा से हो गया प्रोटॉन, पा से क्या हो गया प्रोटॉन, पी से प्रदर्शित करते हैं, रा से हो गए रदरफोर्ड, कौन हो गए रदरफोर्ड हो गए ठीक। और नाचे, नाचे का मतलब ना से हो गया न्यूट्रॉन, ना से क्या हो गया न्यूट्रॉन, च से हो गया चैडविक, च से क्या हो गया जेम्स चैडविक, ठीक है इनका पूरा नाम। तो इतना जानते रहिए कि ये जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है इनकी खोज किसने की थी थॉमसन ने, रदरफोर्ड ने और चैडविक ने। ये तीन वैज्ञानिक है, किसी परमाणु के बारे में इतनी जानकारी आपके पास है तो आप अच्छे जानकार हैं। अभी बहुत सी जानकारी है इनके बारे में, एक पूरी क्लास चली जाएगी इसकी जानकारी लेते लेते, लेकिन उतनी जानकारी लेनी नहीं, ये प्रैक्टिस बैच है, प्रैक्टिस बैच में प्रैक्टिस करेंगे ठीक है। मैंने क्या कहा कि ये वाले ये दोनों जहां पर दिखें जिस ऑप्शन में वही आपका उत्तर हो जाएगा। तो ये हो गया आपका प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, यही इसके क्या हो गए आंसर हो गए और यही आपका राइट आंसर हो गया ठीक है मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं ना। अगर इससे भी ज्यादा आपको चाहिए कि मैं इससे ज्यादा व्याख्या करूं तो वो भी कर सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई मसला नहीं है। आपको अगर समझना है तो मैं सारी जानकारियां आपको दूंगा। आइए तो इस प्रश्न से आगे चलते हैं भाई, ये पहला प्रश्न था हमारा केमिस्ट्री से, प्रश्न पहला, केमिस्ट्री से प्रश्न दूसरा। चलिए इस प्रश्न का आंसर कीजिए भाई। विद्युतीय तटस्थ और कमजोर सूक्ष्माणु पर परस्पर प्रभाव डालते हैं, पर परस्पर प्रभाव डालते हैं, कौन प्रभाव डालते हैं भाई, तो इसमें होना चाहिए क्या ये न्यूट्रॉन न्यूट्रिनो लिखा गया है, न्यूट्रिनो या न्यूट्रॉन, और पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन और ये हो गया आपका प्रोटॉन। तो इसमें से विद्युतीय तटस्थ और कमजोर सूक्ष्माणु कौन होते हैं भाई, तो उन्हें न्यूट्रिनो कहा जाता है। क्या कहा जाता है न्यूट्रिनो कहा जाता है। आप न्यूट्रिनो कहिए, पॉजिट्रॉन कहिए या फिर इलेक्ट्रॉन कहिए ठीक है, तो ये होते हैं न्यूट्रिनो। चलिए तो न्यूट्रिनो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इसमें बेस्ट आंसर कौन हो जाएगा, तो आपका ए हो जाएगा यानी न्यूट्रिनो। अभी ऊपर मैं इन सब के बारे में बता के आ रहा हूँ। ये जो पॉजिट्रॉन है ये नाभिक में जब क्या बोलते हैं उसे, नाभिक में तीन हो गए, तीनों के बाद जब इलेक्ट्रॉन को तोड़ा जाएगा कि इलेक्ट्रॉन किन किन चीजों से बना हुआ है तो पॉजिट्रॉन निकल के आता है ठीक है, इनके अणु निकल के आते हैं, तो वो बहुत दूर पहुंच जाएंगे आप लोग, इतनी जानकारी आपके लिए अपच हो जाएगी। चलिए आगे चलते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के समतुल्य प्रतिद्रव्य कणों को कहा जाता है, इलेक्ट्रॉन के समतुल्य होगा वो, क्या होता है भाई इलेक्ट्रॉन के समतुल्य, इलेक्ट्रॉन के समतुल्य प्रतिद्रव्य कणों को कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्या न्यूट्रॉन कहा जाता है, क्या प्रोटॉन कहा जाता है, क्या एंटी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, क्या पॉजिट्रॉन कहा जाता है। सबके बारे में मैंने जानकारी दे दी है, बचा एक है ये जो पॉजिट्रॉन है। क्या है पॉजिट्रॉन, पॉजिट्रॉन ही इलेक्ट्रॉन के समतुल्य प्रतिद्रव्यों के कणों के को कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो कहा जाता है पॉजिट्रॉन ठीक है। ये हुआ केमिस्ट्री का तीसरा प्रश्न। केमिस्ट्री के चौथे प्रश्न पर चलें। एक इलेक्ट्रॉन क्या है, एक इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है या एक इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं ये बताना है। तो नेट आवेश के साथ एक उपपरमाणविक, नहीं उपपरमाणविक नहीं है ये भाई, ये उपपरमाणविक में नहीं आता है, ये परमाणविक में आता है, इसलिए ये गलत हो गया। नेट आवेश के साथ एक उपपरमाणविक
अच्छा नहीं होना चाहिए, सही। एक इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है? वो परमाणविक कण उदासीन, ओ माफ कीजिएगा मैंने किसी और, हाँ कुछ और ही सोच लिया मैंने। एक इलेक्ट्रॉन क्या है? इलेक्ट्रॉन कभी भी उदासीन नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन कभी भी क्या होता है? उदासीन नहीं होता है। उदासीन कौन होता है? तो भाई न्यूट्रॉन उदासीन होता है। कौन होता है उदासीन? न्यूट्रॉन उदासीन होता है। इस पर कोई चार्ज नहीं पाया जाता है, कोई चार्ज यानी कोई आवेश नहीं पाया जाता। चाहे दो ही तो आवेश होते हैं, एक होता है धनात्मक, दूसरा होता है ऋणात्मक। तो ये बताइए धनात्मक और ऋणात्मक है तो तीसरा हो जाता है उदासीन। उदासीन का मतलब उसमें कोई चार्ज काम नहीं करता है। तो न्यूट्रॉन ऐसा एक आवेश है, नेट आवेश है, जो कि हमेशा क्या रहता है? उदासीन रहता है। ठीक हो गया। दूसरा क्या दिया है? नेट आवेश, पूरा मत पढ़िए, उसके जो कण हैं वो धनात्मक होते हैं। भैया धनात्मक भी नहीं होते हैं। धनात्मक किसका होता है वो बता दें? धनात्मक होता है प्रोटॉन का। किसका होता है? प्रोटॉन का होता है। ठीक है, किसका होता है? तो प्रोटॉन का होता है। ठीक है, समझ गए? प्रोटॉन का होता है। ये जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन के आवेश कैसे होते हैं? धनात्मक होते हैं। कैसे होते हैं भाई? धनात्मक होते हैं। ठीक हो गया, धनात्मक। तीसरा क्या है? नेट आवेश ऋणात्मक होते हैं। ठीक है, नेट आवेश क्या होते हैं? ऋणात्मक होते हैं, ऋणात्मक होते हैं। चलिए, आपके जैसे तुलतुलाते नहीं हैं, ऋणात्मक होते हैं। तो कैसे होते हैं? ऋणात्मक होते हैं, यानी कि निगेटिव चार्ज होता है उन पर। किस पर? इलेक्ट्रॉन। अभी मैंने लिखा था तो इलेक्ट्रॉन पर ऐसे चार्ज लगाया था मैंने। इलेक्ट्रॉन पर ऐसे ही चार्ज लगाया जाता है क्योंकि ये हमेशा ऋणात्मक होता है और प्रोटॉन प्लस होता है। न्यूट्रॉन पर हम लोग कोई चार्ज नहीं लगाते हैं, इसे जीरो भी कह सकते हैं। देखिए यहाँ शून्य लिखा हुआ है, ये भी नहीं हो सकता है। मतलब आप समझ सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या होता है? नेट आवेश के साथ एक उप परमाणविक कण जो हमेशा ऋणात्मक आवेश देता है। कैसा देता है? ऋणात्मक आवेश देता है। ठीक है, हो गया। इतनी जानकारी आपके लिए पर्याप्त। लीजिए, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? ये तो मैंने अभी अभी बताया था आपको कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। किसने की थी भैया? अभी अभी बताया। ईटा पर नाचे। ईटा, ईटा मतलब टॉमसन, टॉमसन मतलब थॉमसन। थॉमसन अगर यहाँ दिया है तो ठीक है, नहीं तो टॉमसन। क्या नाम ढूंढेंगे आप? देखिए थॉमसन लिखा हुआ है, मैंने दोनों नाम बताया, टॉमसन या थॉमसन। तो जे थॉमसन। अरे भाई गोल्डस्टीन यहाँ कहाँ आएंगे? गोल्डस्टीन को रहने दीजिए। अल्बर्ट आइंस्टीन देखिए, इनको भी रहने दीजिए। बहुत सी आइंस्टीन की बहुत सी जानकारियां आप भी जानते हैं, तो कितनी बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, तो लीजिए, ये हो गया। ये अर्नेस्ट रदरफोर्ड, रदरफोर्ड ने, मैंने अभी कहा ना, पी मतलब प्रोटॉन की खोज की थी। टॉमसन ने क्या किया था? टॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। तो ये जो ऑप्शन इसमें सही होगा वो कौन सा सही हो जाएगा? तो वो हो जाएगा आपका थॉमसन, यानी कि जे थॉमसन, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन की खोज की थी इन्होंने। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। मैं थोड़ा आज, कल बहुत स्पीड में था, आज बड़ा स्लो हूँ। कोई बात नहीं, थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं, स्पीड को थोड़ा सा बढ़ाते हैं ना। निम्नलिखित में से किन कणों को में सकारात्मक आवेश, किन कणों में सकारात्मक आवेश यानी कि धनात्मक आवेश होता है? ये भी जो प्रश्न है ये केमिस्ट्री का ही। तो अब बताइए, तो आवेश धनात्मक होना चाहिए। आवेश धनात्मक किसका है? प्रोटॉन का। किसका है भाई? प्रोटॉन का। P लिखिए, प्लस चार्ज लगा लीजिए। E लिखिए, माइनस चार्ज लगा दीजिए। इसको इलेक्ट्रॉन कह दीजिए। इसको क्या कह दीजिए? इलेक्ट्रॉन कह दीजिए। और तीसरा जो होता है न्यूट्रॉन, शून्य लगा दीजिए, यानी कि इस पर कोई चार्ज नहीं होता है, इसको न्यूट्रॉन कह दीजिए। इसको क्या कह दीजिए? न्यूट्रॉन कह दीजिए। इन तीनों की जो गुणागणित थी वो लगभग हमें लग रहा है यहीं पे समाप्त होगी। और ये सकारात्मक है, सकारात्मक किस पे होता है? तो प्रोटॉन पर होता है। ठीक है, समझ गए कि नहीं समझ गए? क्रिप्टॉन, क्रिप्टॉन कहाँ होता है? ये तो तत्व होता है भाई, क्रिप्टॉन यहाँ कहाँ आएगा? क्रिप्टॉन एक तत्व है जो आपको आवर्त सारणी में देखने को मिलेगा। ठीक है, बाकी तीनों का मैंने बताया। अब आइए बायोलॉजी पर आते हैं, जल्दी जल्दी करते हैं इसको, जल्दी जल्दी इसको समाप्त कर लेते हैं। जैसे कि आपने देखा ईसीजी से शरीर के किस अंग की जांच की जाती? ईसीजी, ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम,
इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो होता है, कार्डियो का मतलब आप सीधा सीधा समझ सकते हैं कि ये हार्ट से संबंधित है। किससे संबंधित है? हार्ट से संबंधित है। हार्ट का कोई ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। कार्डियो का कोई भी बात होगा वो जाएगा हार्ट पर आपके। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। एक वयस्क मानव में रक्त का निर्माण होता है। एक वयस्क मानव में किसका निर्माण होता है? रक्त का निर्माण होता है। अब ऑप्शन के हिसाब बताएगा कि क्या कहना चाह रहा है। तो क्या होता है? जैव द्रव्य द्वारा, जैव द्रव्य द्वारा। नहीं भाई, जैव द्रव्य द्वारा तो नहीं होता है। तिल्ली द्वारा। तिल्ली का मतलब आप समझते हैं किसको कहा जाता है? तिल्ली। तिल्ली आपके वृक्क को कहा जाता है। ठीक है, हो गया। उसके बाद क्या है? उसके बाद है ये देखिए, लाल अस्थि मज्जा। हाँ, लाल अस्थि मज्जा यानी कि इसी को हम लोग कहते हैं रेड बोन मैरो। रेड बोन मैरो। ठीक है, रेड बोन मैरो लाल अस्थि मज्जा में। तो लाल अस्थि मज्जा में ही क्या होता है? रक्त का निर्माण होता है। रक्त का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बाकी सबको काट दीजिए, कोई मतलब नहीं किसी का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे भाई। लीजिए, ये रहा प्रश्न। ये रहा प्रश्न। इस प्रश्न का आंसर कीजिए आप लोग, जल्दी से कीजिएगा। नाड़ी स्पंदन मात्रा मापक कौन सा है? नाड़ी स्पंदन मात्रा का मापक कौन सा है? तो कौन सा हो सकता है भाई? तो ये बताइए। वेग, बल, स्थानांतरण, ये सब फिजिक्स में चले गए। ये सब कहाँ चले गए? फिजिक्स में चले गए, और फिजिक्स में ही इनको पढ़ाया जाएगा, यहाँ नहीं पढ़ाएंगे। ये जो बच्चा गति भी फिजिक्स का है, लेकिन इसमें जो आंसर बनेगा वो गति का ही बनेगा। किसका बनेगा? गति का ही बनेगा। तो गति होता है इसमें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 9 हो गया। 9 के बाद ये 10वां। नाड़ी गति द्वारा डॉक्टर ज्ञात करता है। नाड़ी की जो गति होती है, ये जो हम लोग नाड़ी चेक करते हैं अपनी, हाथ है ना, डॉक्टर के पास जाएंगे, कहेंगे डॉक्टर साहब बुखार है मुझे, तो डॉक्टर क्या करते हैं? सबसे पहले आपकी नाड़ी चेक करते हैं। यहाँ पर हाथ रख के ऐसे हाथ रखते हैं, यहाँ पर ऐसे चेक करते हैं, और देखिए कितनी तेजी से धड़क रहा है। आप भी चेक कीजिए। तो आप चेक कीजिए, ये अंगूठे की साइड से थोड़ा हड्डी के नीचे जाइएगा। ये जो यहाँ थोड़ा सा कलाई है आपकी, कलाई में मोटी हड्डी के पीछे इस साइड रखिए, देखिए टपकता है बहुत तेजी से। तो ये आपके हृदय की गति बताता है कि 1 मिनट में कितनी बारी धड़क रहा है। तो कितना होता है? 70 से 80 नॉर्मल होता है ना। 70 से 80, 72 बार तो वैसे होता है नॉर्मली, लेकिन 72 तो होता है मानते हैं, लेकिन नॉर्मली कितना माना जाता है? तो 70 से 80 माना जाता है। अगर उतना है तो आपकी शरीर नॉर्मल है, बुखार आपको नहीं है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। तो क्या गति करता है? ये देखिए, हृदय की धड़कन। हृदय कितनी बारी धड़कता है? हृदय 1 मिनट में कितनी बारी धड़कता है, उसी को चेक करते हैं। ठीक है, बहुत तेजी से चलता है। अगर आपको बुखार है ना, तो ये इतनी तेजी से धक धक इतनी तेजी से चलेगा, लगेगा कि कोई घोड़ा दौड़ रहा है। ठीक है, चलिए आइए, इस प्रश्न का आंसर बन गया। आगे बढ़ते हैं फिर। अधिक ऊंचाई पर मानव शरीर में श्वेत रक्त कणिकाएं क्या होती हैं? अधिक ऊंचाई पर जब आप जाते हैं, तो ये जो श्वेत रुधिर कणिकाएं होती है ना, श्वेत रुधिर कणिकाएं, इनमें क्या परिवर्तन होता है? कणिकाएं जो होती हैं अधिक ऊंचाई पर जाने पर क्या हो जाती हैं? इनकी संख्या बढ़ जाती है। इनकी संख्या क्या होती है भाई? संख्या बढ़ जाती है, यानी कि संख्या में वृद्धि हो जाती है। संख्या में क्या हो जाती है? संख्या में वृद्धि हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर कहाँ पे है भाई? कोई ऑप्शन है? आकार में बड़ा हो जाता है? नहीं। छोटा हो जाता है? नहीं। संख्या बढ़ जाती? हाँ, संख्या बढ़ जाती, घटती नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। संख्या में क्या हो जाती है? संख्या में वृद्धि हो जाती है, यानी कि संख्या बढ़ जाती है। कब? जब आप अधिक ऊंचाई पर जाते हैं, तो श्वेत रुधिर कणिकाएं क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। ठीक है, कोई बात नहीं। आइए देखते हैं आगे। प्रश्न नंबर 12 का राइट आंसर बताइए। टंगस्टन का गलनांक बिंदु लगभग होता है। टंगस्टन का गलनांक बिंदु लगभग होता है। टंगस्टन क्या होता है भाई? टंगस्टन एक फिलामेंट होता है, जो कि आप बल्ब में देखेंगे, बल्ब में का जो फिलामेंट होता है, बल्ब का जो वो लगा होता है अंदर धातु, वो किसका बना होता है? तो टंगस्टन का बना होता है। किसका बना होता है? टंगस्टन। बल्ब की बात आई है, तो बल्ब में कौन कौन सी गैसें भरी जाती हैं? बल्ब में अक्रिय गैसें भरी जाती हैं। क्यों भरी जाती हैं? ताकि वो किसी अन्य गैस से क्रिया ना करे, किसी चीज से क्रिया ना करे, क्योंकि वो किसी चीज से क्रिया कर लेगी तो कोई और चीज बना लेगी। जब कोई और चीज बना लेगी तो वो ब्लास्ट कर जाएगा, क्योंकि बहुत तेजी से गर्म हो जाएगी। इसीलिए अक्रिय गैसें होती हैं, जो कि आर्गन और नियान आप जानते हैं।
क्या जानते हैं आप? आर्गन और नियान को जानते हैं। ये दोनों ऐसी गैसें हैं कि अक्रिय गैसें हैं। कैसी गैसें हैं? अक्रिय गैसें। और भी गैसें होती हैं जो अक्रिय होती हैं, ज़ेरॉन भी होता है, ठीक है, तो वो अलग सी बात है। लेकिन यहाँ पर आर्गन और नियान जानिए और टंगस्टन जानिए। जो फिलामेंट होता है वो किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है बल्ब के अंदर। किसके अंदर? बल्ब के अंदर। बल्ब यहाँ है, कुछ नहीं है, बल्ब के अंदर, ठीक है। तो बल्ब के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी आपको मिल गई, ठीक। इसका पूछ रहा है कि गलनांक। गलनांक का मतलब कि मतलब इतना अगर अधिक गर्म हो गया तो वो पिघल जाएगा। वो क्या हो जाएगा? पिघल जाएगा। तो वो होता है 300 सेंटीग्रेड। कितना होता है? 300 सेंटीग्रेड होता है। 300 सेंटीग्रेड तक अगर गर्म करेंगे तो वो फिलामेंट जो बल्ब का होता है वो क्या हो जाएगा? जल जाएगा, गल जाएगा, ठीक है, गल जाएगा, गल के खराब हो जाएगा। तो नियान, आर्गन, ये सब हो गया। बल्ब के बारे में भी थोड़ी बहुत जानकारी मिल गई आपको। ये रहा प्रश्न। इस प्रश्न का आंसर कीजिएगा। समान लंबाई और व्यास के तांबे, चांदी, नाइक्रोम और कांच के 4 तार हैं। इन तारों में से किसकी प्रतिरोध सबसे अधिक होगी? किसकी प्रतिरोध मतलब कि धारा प्रवाह जो होगी वो सबसे कम किस में होगी, ये पूछ रहा है। सबसे कम किस में? एक कांच है, चांदी है, तांबा है और नाइक्रोम है, ठीक है, कांच भी है। तो इसमें सबसे कम किस में होगा ये आपको बताना है, ठीक है। तो कम किस में होगा भाई? किस में कम होगा? तो इसमें तो आसान सा प्रश्न है ना, प्रश्न आसान सा है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो एक काम करिए, ये आपके फिजिक्स का प्रश्न है, इसका आप कमेंट करिएगा। इसको आप क्या कीजिएगा? कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा। और प्यारा सा प्रश्न है आपके लिए, प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा मेरे लिए, क्योंकि आप लोग जानते ही हैं भाई, हम लोग कुछ और आपसे मांगते नहीं हैं। आप कमेंट कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो ऐसे अच्छा तो बनाते ही हैं हम लोग। जितनी जानकारी आपको देनी चाहिए उतनी जानकारी हम पर्याप्त मात्रा में आपको देते हैं, उससे थोड़ा सा ज़्यादा ही देते हैं, कम नहीं देते हैं। तो चलिए, इतनी मेहनत आप लोगों के लिए कर रहे हैं तो आप लोग हमें कमेंट भी तो करेंगे, बताएंगे कि इसमें क्या होता है, ठीक है। एक प्रश्न आप लोगों के लिए छोड़ रहे हैं, ये प्रश्न आप लोगों के लिए छोड़ रहे हैं, इसका आंसर कीजिएगा। अगले वीडियो में अगर आप लोग नहीं कर पाएंगे तो मैं बता दूंगा, कोई बात नहीं। आइए, ये लीजिए, एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के टर्मिनलों के बीच 3 MV मतलब मिली वोल्टेज है का वोल्टेज होने पर उससे होकर 15 MA मतलब मिली एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। इस उपकरण का प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो आप ओम का नियम जानते होंगे। ओम के नियम के अनुसार, ओम के नियम के अनुसार होता है, क्या होता है? तो V बराबर क्या होता है? V बराबर क्या होता है? IR होता है ना, V बराबर IR होता है। वोल्टेज बराबर ये I मतलब क्या होता है? I मतलब धारा होता है और ये प्रतिरोध है, ठीक है। चलिए, धारा और प्रतिरोध और वोल्टेज तीनों का संबंध यही होता है ओम के नियम के अनुसार। तो आपको निकालना क्या? प्रतिरोध निकालना है। प्रतिरोध को आप यहाँ रखेंगे और वहां से लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? I भाई यहाँ पे रह जाएगा तो ये यहाँ उठ कर आएगा तो इसके नीचे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक, कोई बात नहीं है। और ये मिली में है तो इसको 1000 से गुणा कर दीजिए ना, 1000 से गुणा कीजिए जरा। हाँ, 3 में 1000 से गुणा कीजिए, 0.3 में। चलिए, कोई बात नहीं, ऐसे ही डायरेक्ट कर लीजिए। ये 15 है, अगर आप गुणा कर देते ना, ये 15 एम्पियर है। यहाँ पे आपको दिखा रहा है, देखिए वोल्टेज कितना दिया है? V बराबर दिया है 0.3 MV, 3 MV दिया है। और उसी के साथ क्या दिया है भाई? उसी के साथ दिया है, क्या दिया है? ये धारा दिया है I बराबर दिया है 15 MA, ठीक है, I बराबर 15 MA। तो ये दोनों मिलकर R का मान निकालेंगे तो R का अब इसने निकालेंगे आप तो कितना आएगा? जब आप इसको काटेंगे, तो भाई कितना आना चाहिए? जब इसको काटेंगे तो मेरे भाई इसमें हमें अंदाजा मारिए या आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। कैलकुलेट करेंगे तो हमें लग रहा है ये 20 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 20 होना चाहिए। R का मात्रक आएगा तो R का मात्रक क्या होता है मेरे दोस्त? तो R का मात्रक होता है ओम, लेकिन यहाँ पे मिली ओम आएगा। क्या आएगा? मिली ओम, यानी कि यहाँ पे यम ओम आएगा। कौन आएगा? यम ओम आएगा, ठीक है। यही होना चाहिए। आप काट के देख लीजिए ना,
आप काट के देख लीजिए आ जाएगा, या तो 1000 से गुणा करके काट के देख लीजिए आ जाएगा भाई, कोई मतलब कोई दिक्कत नहीं है, मेरे देखने में तो वही है। सही है, वही आ रहा है। जब आप इसको यहाँ से काटेंगे तो 0.0 करके आएगा, लेकिन जब मिली में जाएंगे तो मिली में जाने के बाद ये 20 आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन कहीं है 20 का? हाँ 20 माइक्रोन, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आप इसको जाएंगे तो ये कटता है आपको 0.02 में कटेगा, 0.02 में कटेगा, तो फिर इसमें भी तो 1000 का गुणा करेंगे आप, इसमें भी 1000 का गुणा करेंगे, जब 1000 का गुणा कर देंगे तो ये इसमें आ जाएगा, क्योंकि वो जो कट रहा है वो आएगा ओम में, वो किस में आ रहा है? ओम में आ रहा है, तो जब उसको मिली ओम में बनाएंगे तो ऐसे करके आ जाएगा। ये लीजिए आ गया, एमवी में दिया है। ठीक, आप काट के निकालेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, नहीं तो 1000 का गुणा करके देख लीजिएगा आ जाएगा। ठीक है, और प्रश्न नंबर 15 हो गया, 16 पर चलते हैं। किस कारणवश विद्युत बल्ब के फटने पर हल्का धमाका होता है? किसके कारण होता है भाई? किसके कारण हल्का धमाका होता है? अंदर के गैसों के बीच रासायनिक प्रक्रिया के कारण, अंदर के गैसों के बीच रासायनिक प्रक्रिया के कारण, अचानक संपीड़ित गैसों के बाहर निकलने के कारण, निर्वात स्थानों को भरने के लिए वायु को तीव्रता से जाने के कारण। हाँ सही है, तो ये वाला देखिए प्रक्रिया नहीं करता है इसमें कोई, और अचानक संपीड़ित गैसों के बाहर आने से नहीं होता है, अचानक ये जाता तो तेजी से करता, लेकिन यहाँ पूछ रहा है कि फटने से आवाज हल्की क्यों हो जाती है, धमाका हल्का क्यों हो जाता है पूछ रहा है, और ये जो बता रहा है ना, इसकी वजह से तेजी से धमाका हो जाता। कैसा धमाका होता? तेजी से होता। अगर तेजी से पूछता तो ये आंसर हो जाता इसका, लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है, अब देखिए निर्वात स्थानों को भरने के लिए वायु का तेजी से क्या होना? भर जाना। जो आपका ये बल्ब होता है महोदय महाराज, ये जो आपका बल्ब होता है, ये जो आपका बल्ब होता है ना, इसमें निर्वात होता है, इसमें अक्रिय गैसें भरी जाती है ना, अक्रिय गैसें भरी जाती है, निर्वात होता है। इसको भरने के लिए जो बाहरी हवाएं होती हैं वो तेजी से अंदर आने लगती हैं, तेजी से जब अंदर आती हैं तो बेचारे को फटने नहीं देती हैं, फटता है बहुत कम मात्रा में, हवाएं उसको रोक लेती हैं, इसीलिए बल्ब क्या होता है? हल्का धमाका होता है बल्ब से, बल्ब के फटने पर हल्का धमाका होता है। क्यों होता है? तो मैंने बता दिया, निर्वात की जो ये ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर बन गया है आप लोगों के लिए। ठीक है, कोई मसला नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको जो भी समस्या हो आप हमसे पूछ लीजिए, हम उसको आराम से बता देंगे। एक बल्ब है आपका, हाँ ये देखिए, लीजिए आपको बल्ब ही दिखा दें, लेकिन बल्ब दिखाएंगे तो अभी चमक आएगी, हम भी इधर उधर हो जाएंगे, ये नहीं आएगा, नहीं बल्ब तो सामने है लेकिन आएगा नहीं, ये वायर से जुड़ा हुआ है, वायर्ड है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो आप जानते हैं बल्ब, जानते हैं बल्ब, आप लोग देखे हैं, तो बल्ब जो लगा हुआ है उसमें निर्वात होता है, उसमें जो गैसें होती है वो अक्रिय गैसें होती हैं, तो बाहर की जो गैसें, जब बल्ब फटता है तो बाहर की गैसें उसका स्थान लेने को भागती हैं, वो हल्की गैसें होती हैं, बाहर का गैस उसका, बाहर की जो गैसें होती है उसका स्थान लेने के लिए बल्ब के फटने की जो क्रिया होती है ना उसको दबा देती हैं, इसीलिए जो क्रिया होती है वो कम हो जाती है। चलिए ये भी प्रश्न हो गया, 15 प्रश्न हो गए, 16 ये प्रश्न था मेरे पास। ये लीजिए, ये भी एक सवाल है, लीजिए इस सवाल का भी आंसर कीजिए भाई, इस सवाल का भी आंसर कीजिए। यदि किसी चालक का प्रतिरोध दे रहा है, यानी कि आर दे रहा है, और उस पर 220 वोल्टेज आरोपित किया जाता है, तो चालक से प्रवाहित होने वाली धारा का मान ज्ञात करना है। ये भी ओम का ही नियम है। ओम का नियम क्या है? तो V बराबर आई आर, V बराबर क्या है? आई आर है। धारा ज्ञात करने की बात कर रहा है, यानी कि आई ज्ञात करने की बात कर रहा है। क्या ज्ञात करने की बात कर रहा है? आई ज्ञात करने की बात कर रहा है। तो आई को वहीं रहने दीजिए, और आई को जब वहां रखेंगे तो ये हो जाएगा V बाई आर। क्या हो जाएगा? V बाई आर हो जाएगा, यही है ना? हाँ, V बाई आर हो गया। तो जब ये V बाई आर हो गया तो जरा ज्ञात कीजिए कि V का मान क्या दिया है? V का मान दिया है, इसने दिया गया है कि V का मान 4.2 ओम है, 4.2 ओम। और R का मान कितना दिया हुआ है भाई? R का मान दिया हुआ है, एक मिनट, उल्टा हो गया, ये R है, ये R है और ये V हो जाएगा। थोड़ा सा मान उल्टा हो गया, लीजिए, जब थोड़ा सा मान उल्टा हो गया है तो लीजिए सीधा कर देते हैं।
v v बराबर क्या हो जाएगा 220। ठीक, कोई दिक्कत नहीं ना। जब इतना मान है तो मान को रखिए, r का मान v का मान पहले रखिए, v का मान ऊपर रख दीजिए और r का मान नीचे रख दीजिए। लीजिए r का मान रखने को कह रहे हैं तो r लिख रहे हैं वहां पे 4.2 4.2। अब इससे आप काटेंगे तो सबसे पहले इसको 42 करके काट दीजिए ना, 42 करके काटेंगे तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा, आपको काटने में आसानी हो जाएगी। एक जीरो यहाँ बढ़ा दीजिए और इसको 42 कर दीजिए तो ये हो जाएगा 2200, 2200 बटा 42, 2200 बटा 42 हो गया। अब इसको काटने के लिए आप काटते रहिए, मैं तब तक आपका कैलकुलेटर आसान कर देता हूँ। क्या हो गया 2200, 2200 भागे कितना हो जाएगा 42, तो ये आ रहा है 52.38 अप्रोक्सीमेटली। मतलब कि अप्रोक्सीमेटली का मतलब होता है कि भाई लगभग, लगभग जब दशमलव में कोई मान जाता है तो वहां लगभग पर ही आता है, आगे भी मान आ रहा है। तो कितना आ रहा है भाई 52.38। इसके बाद और भी मान है, जीरो करके ऐसे कुछ कुछ है, तो इसको लगभग मान लेते हैं। ये जो ये वाला सिंबल लगाते हैं, ठीक है, ये वाला जब सिंबल लगाते हैं, ये हल्का सा टेढ़ा करके, हल्का सा टेढ़ा करके जो मान लगाते हैं, ये सिंबल लगाते हैं ना, इसका मतलब होता है लगभग, अप्रोक्सीमेटली, अप्रोक्स। तो लगभग मान उतना हो गया। तो देख लीजिए, अब मैंने कुछ किया नहीं, ऊपर नीचे मैंने ये दशमलव हटाने के लिए सिर्फ कर दिया था। दशमलव, अगर आप दशमलव हटाने के लिए कोई मान रख रहे हैं तो ऊपर भी उतने से ही गुणा कीजिए, नीचे भी उतने से। मैं बता दूं आपको, अगर आप कहेंगे तो भाई दिक्कत नहीं है, देखिए ये है और ये 0.2 है, तो ऊपर भी 10 से गुणा कर दीजिए और नीचे भी 10 से गुणा कर दीजिए, इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जब मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा तो ये बन जाएगा आपका 2200 और ये बन जाएगा आपका 42। दशमलव हट जाएगा, ये दशमलव क्या हो जाएगा, हट जाएगा। अब इसको काट दिए तो मान आ गया आपका 52 देखिए ऑप्शन नंबर बी में पड़ा हुआ है। और ये एम्पियर क्यों बनेगा, क्योंकि यहाँ धारा है, धारा का जो ये इकाई होती है वो होती है एम्पियर। एम्पियर का मतलब ए, अगर यहाँ पर लगाना होता तो ए लगा देते और इसका सिंबल हो जाता। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी आपका हो गया, ये प्रश्न भी आपका हो गया। तो बताइए कैसे लगे प्रश्न, बेहतरीन प्रश्न थे कि नहीं थे, अच्छा लगा कि नहीं लगा, कैसी लगी क्लास, ये जरूर बताइएगा, ये जरूर कमेंट कीजिएगा। भाई आप लोगों के लिए मेहनत हो रही है, अपने लिए मेहनत नहीं की जा रही है, मेहनत आप लोगों के लिए हो रही है, तो आप ही प्रतिक्रिया देंगे। अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और प्यारा सा लाइक और कमेंट करते रहा कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग ऐसा करते हैं तो हमारा मनोबल बढ़ता है। जब हमारा मनोबल बढ़ता है तो जानते हैं हम और भी प्रेरित होते हैं आपको बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट देने के लिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, चलते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से। आज के लिए जय हिंद।